नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। रावण वध के उपलक्ष्य में हम सभी दशहरा मनाते हैं। श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दिवाली। हमने ये बातें रामायण महाकाव्य के जरिए जानी है, लेकिन क्या ये सब एक महाकाव्य का हिस्सा भर है, कहानी भर है? ये घटनाएं सचमुच हुई थी? आखिर इनका प्रमाण क्या है? अब तक शायद हम यही कहते थे कि ये तो आस्था की बातें हैं, लेकिन अब वैज्ञानिक प्रमाण मिलने का दावा भी सामने आ गया है। ग्रह नक्षत्रों की सदियों पुरानी स्थितियों को बताने वाले सॉफ्टवेयर और रामायण में जिक्र प्रमुख घटनाओं के वक्त ग्रहों की स्थिति का मिलान कर कैसे खोजा गया रामलला का असली बर्थडे। देखिए ये खास पेशकश। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण भगवान राम की कथा। सदियों से भगवान राम की कथा भारतीय संस्कृति में रची बसी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन चरित्र लोगों को सही राह पर चलने की शिक्षा देता आ रहा है। श्री राम जय जय राम। लेकिन क्या भगवान राम से जुड़ी कहानी सिर्फ कथा है? क्या भगवान राम कल्पना है? आखिर हमारे पास भगवान राम के सच होने का क्या प्रमाण है? श्री राम जय राम जय जय रामायण और भगवान राम अगर कल्पना नहीं है तो क्या आधुनिक विज्ञान उनके सच होने का कोई प्रमाण खोज सकता है? आखिर सदियों से घूमते समय के चक्र में बनते बिगड़ते ब्रह्मांडीय घटनाओं के बीच हमारी पृथ्वी पर दियों से बनती बिगड़ती सभ्यताओं की कथाओं के बीच आखिर किस काल, किस वर्ष, किस तारीख, किस वक्त में और कहां राम कथा से जुड़ी सभ्यताओं ने सांस ली? आखिर किस देश काल में राम कथा से जुड़े पात्र सचमुच हमारी आपकी तरह बोलते चलते सशरीर इस दुनिया में थे? अब तक इस सवाल का जवाब हमें वेदों के काल की तरफ ले जाता था। कहा जाता है कि 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व जिस काल को ऋग्वेद का काल कहा जाता है, तभी महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। लेकिन अब तक इस बात पर इतिहासकारों की राय बटी हुई थी, लेकिन अब इसके सच होने का वैज्ञानिक प्रमाण मिल गया है। दिल्ली में स्थित एक संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदा यानी आईसर्व ने लंबे वैज्ञानिक शोध के बाद चौंकाने वाला दावा किया है। आईसर्व ने आधुनिक विज्ञान से जुड़ी 9 विद्याओं अंतरिक्ष विज्ञान, जेनेटिक्स, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी और स्पेस इमेजरी पर आधारित रिसर्च के आधार पर दावा किया है कि भारत में पिछले 10,000 साल से सभ्यता लगातार विकसित हो रही है। वेद और रामायण में विभिन्न आकाशीय और खगोलीय स्थितियों का जिक्र मिलता है, जिसे आधुनिक विज्ञान की मदद से 9,000 साल ईसा पूर्व से लेकर 7,000 साल ईसा पूर्व तक प्रामाणिक तरीके से कर्मानुसार सिद्ध किया जा सकता है। हूबहू वही स्थितियां आती चली गई। एक बार राम के जन्म से भी वास्तव में 2 वर्ष पहले जब दशरथ सोचते हैं कि हम
पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे, तब से लेके हनुमान जी के सीता से मिलने तक कोई करीब करीब 25 के करीब आकाशीय दृश्य हैं जो हूबहू मिलते हैं। तो हमें लगा, और ये भी फैक्ट है कि एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है कि जो आकाशीय स्थिति आज है वो 25,690 साल में रिपीट नहीं करेगी। तो जो हमने तिथियां निकाल ली, हमने भी वेरीफाई किया कि पिछले 25,600 साल में किसी और दिन तो नहीं है, कोई और दिन ऐसा नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि इसमें कोई बहुत ही बड़ी सच्चाई है, किसी ने वाकई उनको ऑब्जर्व किया और रिकॉर्ड किया। उन्होंने जो किया है इसके लिए पहले वो समझना होगा, और उसको जितना मैंने समझा है, उन्होंने हमारे ग्रंथों में जो वर्णित घटनाएं हैं उसमें जो नक्षत्रों की स्थिति दी हुई है, उन स्थितियों के आधार पे उनको वर्तमान विज्ञान से जोड़कर उसकी तिथि निर्धारित करने का प्रयास किया। तो क्या हजारों साल पहले की चांद तारों और नक्षत्रों की स्थितियों को बताने वाले प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर और रामायण से लेकर वेदों में जिक्र नक्षत्रों की स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन से जाना जा सकता है कि क्या है भगवान राम का डेट ऑफ बर्थ, कब हुआ था रावण का दी एंड, कब हुआ था श्री राम का राज्याभिषेक। आईसर्व के दावों का यकीन करें तो इन सभी सवालों का जवाब हाँ में है। आधुनिक सॉफ्टवेयर की मदद से न सिर्फ श्री रामलीला की पूरी हिस्ट्री जानी जा सकती है, बल्कि ये भी जाना जा सकता है कि कब पड़ता है रामलला का असली बर्थडे। मैं समय हूं। धरती के बनने से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बीता, उसका गवाह है समय। और समय के साथ ही हर बनने बिगड़ने वाली घटनाओं का गवाह रहा है आसमान, जहां खास वक्त पर तारों, ग्रहों और नक्षत्रों की खास स्थितियां नजर आती हैं। दिलचस्प ये भी है कि वाल्मीकि रामायण में रामकथा से जुड़ी हर बड़ी घटना का जिक्र खगोलीय स्थितियों के साथ किया गया है। आज देश में चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम के बर्थडे की तरह मनाया जाता है, तो इसकी वजह भी रामायण में जिक्र तारों की स्थिति ही है। आइए आपको भी बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जन्म का क्या वर्णन है। आप भी श्री राम के जन्म के वक्त का वर्णन करने वाले वाल्मीकि रामायण का जो श्लोक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका भावार्थ है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित श्री राम को जन्म दिया। यानी जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ, उस दिन अयोध्या के ऊपर तारों की सारी स्थिति का साफ साफ जिक्र है। अब अगर रामायण में जिक्र नक्षत्रों की स्थिति को नासा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर प्लैनेटेरियम गोल्ड में उस वक्त के सितारों की स्थिति से मिलान और तुलना करें, तो आइए जानते हैं कि क्या नतीजा मिलता है। हाँ, देखिए, वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल साफ साफ डिटेल दिए हुए हैं राम के बर्थ के समय, भरत शत्रुघ्न के समय। उन्होंने बताया कि राम के जन्म के समय 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे और कैंसर राशि जो है, कर्क राशि उदय हो रही थी और चंद्रमा उस समय जैमिनी से कैंसर में आ रहा था। तो उसमें उन्होंने बताने का मतलब ये है कि सन इन एरीज, सूर्य मेष में, वीनस इन पाइसेस, शुक्र मीन में, मार्स इन कैप्रिकॉर्न, हिंदी में उसको बोलेंगे मंगल मकर में, सैटर्न इन लिब्रा, शनि तुला में, और जुपिटर इन कैंसर, बृहस्पति कर्क में। और सबसे बढ़िया बात जो उन्होंने कही कि उस समय चंद्रमा जैमिनी से कैंसर की तरफ आ रहा था। शोध संस्था आईसर्व के मुताबिक वाल्मीकि रामायण में जिक्र श्री राम के जन्म के वक्त ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का सॉफ्टवेयर से मिलान करने पर जो दिन मिला, वो दिन है 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व। उस दिन दोपहर 12 बजे अयोध्या के आकाश पर सितारों की स्थिति वाल्मीकि रामायण और सॉफ्टवेयर दोनों में एक जैसी है। लिहाजा रिसर्चर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रामलला का बर्थ 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को हुआ।
आईसर्व के रिसर्चरों ने जब धार्मिक तिथियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चंद्र कैलेंडर की स्थिति को आधुनिक कैलेंडर की तारीख में बदला, तो वो जानकर हैरान रह गए कि सदियों से भारतवर्ष में रामलला का बर्थडे बिल्कुल सही तिथि पर मनाया जाता है। जो हमारी तिथि आई राम के जन्म की, तो वो आती है 10 जनवरी 5114 बीसी। जब हमने 10 जनवरी 5114 बीसी को ल्यूनर कैलेंडर चंद्र तिथि में कन्वर्ट किया, तो ये चैत्र मंथ शुक्ल पक्ष की नवमी भी निकला। अब हम सबको मालूम है कि हम चैत्र मंथ शुक्ल पक्ष की नवमी को राम जन्म मनाते हैं, रामनवमी का दिन है वो। और वही दोपहर को 12 बजे से 2 बजे के बीच में वही सेम हूबहू स्थितियां। सॉफ्टवेयर की मदद से रिसर्चरों ने यह भी पता लगाया कि रामलला के भाइयों का बर्थडे कब पड़ता है। इस मॉडल के मुताबिक भरत का जन्म पुष्प नक्षत्र यानी मीन लगन से 11 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को सुबह 4 बजे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म अश्लेषा नक्षत्र एवं कर्क लगन में 11 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को 11:30 पर हुआ। तो देखा आपने विज्ञान की मदद से कैसे जटिल इतिहास सरल होता जा रहा है। आईसर्व के दावों के मुताबिक कैसे हमारी पौराणिक कहानियों को सत्यता का प्रमाण मिल रहा है। वाल्मीकि रामायण में उस दिन का भी जिक्र मिलता है जब राजा दशरथ भगवान राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन वो तिथि वनवास की तिथि में बदल गई। वही की वही स्थितियां 4 जनवरी 5089 बीसी को मिली और अगले दिन 5 जनवरी 5089 बीसी को राम चैत्र मंथ शुक्ल पक्ष नवमी भी थी। तो उसी टाइम राम का वनवास होता है। ये सबको मालूम है, सर्वविदित है कि जिस दिन उनको राजा बनना था, राज तिलक के समय वो वनवास गए थे। और ये भी अयोध्या के अक्षांश रेखांश से, तो हमारा और विश्वास आगे बढ़ गया। वही 25वां जन्मदिन और वही चला, तो फिर उसके बाद हम चल दिए। आईसर्व ने राम वनवास की तिथि के दौरान रामायण में नक्षत्रों की जिस तिथि का जिक्र है उसका मिलान प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर की मदद से किया है। इसी आधार पर राम वनवास की तारीख 4 जनवरी 5079 ईसा पूर्व आती है। इसके बाद ही राम वनवास के लिए चले गए। भारत के जनमानस में रची बसी रामायण की पौराणिक कथा को प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन आधुनिक विज्ञान से अब इसके प्रमाण मिलने का दावा भी किया जा रहा है। राम कथा के सच होने का प्रमाण समय और खगोलीय स्थितियों से नहीं मिलता, बल्कि सूर्य और चंद्र ग्रहण से भी मिलता है। दुनिया की हर प्राचीन सभ्यता की कथाओं में ग्रहण का जिक्र है, लेकिन प्राचीन काल के सूर्य ग्रहण का जितना साफ वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है, उतना शायद कहीं और नहीं मिलता। रामायण के एक श्लोक में सूर्य ग्रहण का ये वर्णन राम वनवास के 13वें वर्ष का है, जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी और राम का खरदूषण युद्ध हुआ। इस श्लोक में कहा गया है कि सूर्यमंडल के चारों ओर अंगारों के समान गोलाकार घेरा दिखाई देने लगा। तब राक्षसों के बीच में रथ पर बैठा खर तारों के मध्य भाग में उगे मंडल की तरह चमक रहा था। सूर्य ग्रहण के उस वक्त की आकाशीय स्थिति भी बताई गई है, जिसमें एक ओर शनि, सूर्य और चंद्रमा था, तो दूसरी ओर बुध, शुक्र और बृहस्पति ग्रह तथा मंगल मध्य में था। आईसर्व के मुताबिक नासा द्वारा इस्तेमाल होने वाले प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर बताता है कि खरदूषण युद्ध जैसी खगोलीय स्थिति महाराष्ट्र के नासिक में 7 अक्टूबर 5077 ईसा पूर्व को दोपहर 2:15 पर देखी गई थी। रामायण में सूर्य ग्रहण के साथ साथ चंद्र ग्रहण का भी वर्णन है। ये चंद्र ग्रहण तब पड़ा था जब पवन पुत्र हनुमान ने लंका पहुंचकर अशोक वाटिका में सीता जी से मुलाकात की थी। वाल्मीकि रामायण के श्लोक में चंद्र ग्रहण के वक्त ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति बताई गई है, प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर में उनकी तारीख 12 सितंबर 5077 ईसा पूर्व आती है।
उस वक्त कोलंबो में शाम 4:15 से 6:56 तक चंद्र ग्रहण पड़ा था। रामायण में जिक्र ऐसी अनेक आकाशीय स्थिति को सॉफ्टवेयर एक प्राचीन तारीख में बदल देता है। उन तारीखों की पुष्टि के लिए शोध संस्थान आईसर्व ने कुल 9 तरह की वैज्ञानिक विधियों का सहारा लिया। फिर भी कुछ पेच बाकी है। मैं ये तो निश्चित रूप से नहीं कहूँगा कि ये पूर्णतः सत्य है या पूर्णतः गलत है, लेकिन निश्चित रूप से ये एक अच्छी शुरुआत है और वैज्ञानिक आधार पे इतिहास की खोज करने का एक अच्छा प्रयास है। तो वाल्मीकि रामायण तो एक ही रामायण नहीं न है, और वाल्मीकि के अलावे भी बहुत सारे वर्जन्स हैं रामायण के। तो उनका ये जो इंसिस्टेंस है कि हम वाल्मीकि रामायण को ही बेसिस बनाकर सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ये गलत है ना। इतिहास को समझने की कुछ कसौटियां हैं, फिर भी बहुत सी 2-3 शताब्दी पुरानी घटनाओं पर भी इतिहासकारों में वाद विवाद होता है। ऐतिहासिक अध्ययन का ये मतांतर रामलला की बर्थ डेट खोजने की कोशिश में भी दिखता है, लेकिन हम आस्था और इतिहास के बीच कोई लकीर नहीं खींच सकते। आप अपनी श्रद्धा के मुताबिक ही रामनवमी मनाएं, क्योंकि आस्था को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7।